हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बनाया गया है। टॉपिक है रेजिग्नेशन से रिलेटेड। इस वीडियो में मैंने टेक्निकल रेजिग्नेशन, अनकंडीशनल रेजिग्नेशन, रिमूवल, डिसमेबल, ये तीनों चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझाया है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो फर्दर एग्ज़ाम जब देते हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट में अपने पुराने डिपार्टमेंट के बेनिफिट्स को कैसे करके ट्रांसफ़र करते हैं, ये चीज़ें टेक्निकल रेजिग्नेशन के अंदर आती हैं, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ अनकंडीशनल रेजिग्नेशन के बारे में भी काफ़ी डिटेल करूंगा। रिमूवल, डिसमेबल, ये सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो और किनको इस बेनिफिट और डिमेरिट्स क्या क्या है। साथ ही साथ मैं फॉर्मेट्स सारे दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने खुद अपने टाइम पे टेक्निकल रेजिग्नेशन लिया था। साथ ही साथ मैं लीन पीरियड्स के बारे में भी बताऊंगा, कंपैशनेट अलाउंस के बारे में बताऊंगा। बहुत कुछ है इस वीडियो में। आपसे उम्मीद है कि वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो को बिना अंत तक देखे कोई डिसीजन मत बनाएं। साथ ही साथ मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ डेली अपडेट्स मिलने के लिए मेरे सब्सक्राइबर बनने की कोशिश करें। वीडियो को बनाते वक्त मैंने सारे कैटेगरीज को काफ़ी ध्यान में रख के बनाया है। जो देख नहीं सकते वो पढ़ सकते हैं, जो देख नहीं सकते वो सुन सकते हैं, जो सुन नहीं सकते वो पढ़ सकते हैं, जो हिंदी समझ नहीं सकते वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश समझ नहीं सकते वो हिंदी सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। जो कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट है उनके लिए ब्लैक एंड वाइट स्किन कलर रखा गया है, तो वो ईज़िली उसे देख के समझ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए अदर कलर डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेजिग्नेशन के बारे में जानेंगे। रेजिग्नेशन की कैटेगरीज में क्या क्या आते हैं। तो रेजिग्नेशन में आता है टेक्निकल एंड अनकंडीशनल। टेक्निकल रेजिग्नेशन जो कि होता है टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करते हुए मिलता है। अनकंडीशनल रेजिग्नेशन में आप टर्मिनेट कर दिए जाते हैं 1 मंथ के नोटिस पीरियड देने के बाद। चाहे टेक्निकल हो या अनकंडीशनल हो, आपको रेजिग्नेशन लेटर अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को भेजनी पड़ती है और आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट करेंगे, तब जाके आपको रेजिग्नेशन प्रोवाइड होगा। टेक्निकल रेजिग्नेशन की एलिजिबिलिटी क्या है। पहले तो हमें ज्वाइन होते हुए भी कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पहले अपने प्रीवियस एग्ज़ाम्स के बारे में इंटीमेशन देना होता है, या फिर जो आप ज्वाइन करते हो डिपार्टमेंट उसी दौरान आपने अगर कोई एग्ज़ाम दिया है, या जिस दिन भी आपको एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप करते हो उसी दिन आपको इंटीमेट कर देना ज़रूरी होता है। इंटीमेट पीरियड जो होता है 1 वीक का होता है। अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन खोज आगे चल कर लेना चाहते हो तो इंटीमेशन के फॉर्मेट्स वगैरह मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डाला था। साथ ही साथ इंटीमेशन एनओसी सारी डिटेल्स में बताया गया था। अगर जिन्होंने उस वीडियो को देखा नहीं है, प्लीज़ पहले वो वीडियो को देखें फिर इस वीडियो में आएँ, तब जाके आपको टोटली क्लियर होगी। सेकंड चीज़ जो है वो हमें एनओसी लेना पड़ता है। एनओसी हम लोग इंटीमेशन के माध्यम से लेते हैं। बहुत जन इंटीमेट करते वक्त एनओसी नहीं लेते, तो वो बाद में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उससे पहले डिपार्टमेंट से एनओसी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे
डिपार्टमेंट जो होता है वो पर्टिकुलर अपने डीवी लेटर में ये मेंशन रखते हैं कि जिन्होंने भी पहले सेंट्रल जॉब में हैं या स्टेट जॉब में हैं और अभी रेजिग्नेशन उन्हें मिला नहीं है, वो एनओसी लेके डीवी में आए। एनओसी एक तरह का आपको परमिशन देता है कि आपके डिपार्टमेंट आगे चलकर कोई इशू नहीं करेगा। फिर टेक्निकल रेजिग्नेशन में तीसरी पॉइंट है क्लियरेंस। अगर आपके जितने भी पास्ट ड्यूज है वो क्लियर है। पास्ट ड्यूज से मतलब होता है आपके आपका कोई भी लोन, आपकी तरफ से कोई भी पैसा, गिफ्ट, इस कुछ भी ड्यू नहीं होना चाहिए। अगर कुछ है उसको सबमिट करना रहता है। मोस्टली बहुत सारे डिपार्टमेंट सिम कार्ड इशू करवाते हैं। सिम कार्ड बैलेंस वो भी पेडअप होना चाहिए। आई कार्ड, लाइब्रेरी में बुक इशू किए हैं तो ये सारी चीज़ें हैंड ओवर होनी चाहिए। लोन वगैरह आपने अगर डिपार्टमेंट से लिया है उसे फुलफिल करना चाहिए। टेक्निकलाइजेशन इस माध्यम से मिलता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट पास ड्यू को क्लियर शो करने के लिए चेकलिस्ट का फॉर्म प्रिपेयर करवाते हैं कैंडिडेट से, और नो डिमांड सर्टिफिकेट लाइब्रेरी से, कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट से और आई कार्ड डिपार्टमेंट से नो डिमांड सर्टिफिकेट प्रिपेयर करवाते हैं। टेक्निकल रजिस्ट्रेशन देने से पहले ये सारे पेपर अटैच करनी होती है टेक्निकल रजिस्ट्रेशन जब हम लोग मांगते हैं तो। साथ ही साथ आप पे किसी प्रकार का कोई प्रीवियस केस होना नहीं चाहिए। प्रॉपर विजिलेंस चेक होती है जब आप टेक्निकल रजिस्ट्रेशन के लिए लेटर भेजते हो तो आपका कंपिटेंट अथॉरिटी आपका विजिलेंस चेक करता है, उसके बाद ही आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन ग्रांट करता है। जैसे कि मैंने बताया आईडी कार्ड, सिम कार्ड, ये सारी डिपार्टमेंट से अगर कुछ बुक इश्यू किए हो तो उस वो सारी चीज़ें आपको हैंड ओवर करनी होती हैं। तो इस बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी में आता है इंटीमेशन, एनओसी, क्लियरेंस, सारी टाइप के क्लियरेंस, विजिलेंस क्लियरेंस होना चाहिए, आईडी कार्ड वगैरह सारे सबमिट होने चाहिए। अब फाइनली चेकलिस्ट, नो डिमांड सर्टिफिकेट अगर आपका डिपार्टमेंट जनरेट करता है तो वो सारी पेपर रेडी होनी चाहिए। और फिर टेक्निकल रेजिग्नेशन लेटर के साथ इसको सबमिट करनी होती है थ्रू प्रॉपर चैनल, जो कि आगे चल के मैं बताऊँगा आपको। रिजेक्ट होने के क्या क्या चांस है आपकी टेक्निकल रेजिग्नेशन लेटर का। अगर आपने इंटीमेट जो दिया है एग्ज़ाम का वो प्रॉपरली डिटेल इंटीमेशन नहीं है तो, जैसे कि आपने इंटीमेशन लेटर में चीज़ें तो सारी मेंशन की है पर अपना एग्ज़ाम ही प्रॉपरली मेंशन नहीं किया है। आपने बस लिख दिया है मान लो एसएससी सीजीएल, पर आपने ये मेंशन नहीं किया है कि कौन ईयर का आपने सीजीएल क्रैक किया है। तो इस बेसिस पे भी डिपार्टमेंट आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन देने से मना कर सकता है। या तो आपने इंटीमेशन विद इन अ वीक पीरियड में नहीं दिया है और 1 महीना बाद या 2 महीना बाद प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस बेसिस में आपको अनकंडीशनल रेजिग्नेशन मिलेगा। दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट, अगर आपने एनओसी लिया नहीं है डिपार्टमेंट से, बहुत सारे डिपार्टमेंट ये एनओसी वाले ऑप्शन जो है, अगर इंटीमेट आपने किया है और डिपार्टमेंट इस चीज़ को एग्री करता है कि आपने इंटीमेट किया है तो एनओसी को ऐसे तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर एनओसी हमारे लिए एक तरह का प्रूव है कि हमने इंटीमेट करके एनओसी ग्रांट करवाया है। अगर तीसरा पॉइंट है ड्यू पेंडिंग, अगर आपने किसी तरह का डिपार्टमेंट से पैसे लिए हैं, गिफ्ट ली है या कोई भी आपका ड्यू पेंडिंग है, सिम कार्ड में बैलेंस आप रिचार्ज नहीं करवाए हो या फिर कुछ भी आप ले लो या लाइब्रेरी में बुक इशू किए हो वो रिटर्न नहीं किए हो, तो वह सारी चीज़ें को कारण आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन को कुछ दिन पेंडिंग कर सकता है। क्लियरेंस करने के बाद ही आपको वो चीज़ें टेक्निकल रेजिग्नेशन मिलेगी। अगर आप पे किसी तरह का विजिलेंस केस है या पेनल्टी है, सब क्या जो कि आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी ने पता कर लिया है, तो उस दौरान भी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है टेक्निकल रेजिग्नेशन का। अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्यूटी है तो मान लीजिए आपने इंटीमेशन किया है
और जस्ट 10 दिन बाद आपको रेजिग्नेशन चाहिए, उस शॉर्ट पीरियड में आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टेक्निकल रेजिग्नेशन का पीरियड ही होता है 1 मंथ का। तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका विजिलेंस क्लियर करना और बाकी सारे पेपर वर्क होना पॉसिबल नहीं है। छठा पॉइंट हो गया, अगर आपके पोस्ट पे कोई अरेंजमेंट नहीं की हुई है। ये छठा पॉइंट मोस्टली फॉलो होता नहीं है, पर फिर भी इसे मायने में रखना बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट्स हर साल रिक्रूटमेंट होते हैं, इस बेसिस पे डिपार्टमेंट इस पॉइंट को ज़्यादा नोटिफाई नहीं करता है। आगे चल के मैं बताता हूँ आपको सैम्पल लेटर टेक्निकल रेजिग्नेशन का कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है कि हम पहले लेटर भेजेंगे उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो हमें अपॉइंट किया है। हमारा अपॉइंटमेंट ही अथॉरिटी ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बाद एड्रेस लिखते हैं, पिन कोड लिखते हैं। थ्रू प्रॉपर चैनल की डिटेल मैंने पहले वीडियोस में बताई है। ये लिखने का अर्थात होता है कि आपका लेटर प्रॉपरली थ्रू स्टेप बाय स्टेप हाई अथॉरिटी तक पहुंचता है। सब्जेक्ट में आप लिखिएगा टेक्निकल रेजिग्नेशन, जिस पोस्ट में आप हैं, अपना नाम और किस ऑफिस से आप अटैच्ड हो। रेस्पेक्टेड सर, एज पर लेटर रूल आपको मेंशन करना होगा। फिर आप अपना डिटेल दोगे, जो भी फॉर्मेट नोट करना चाहता है वीडियो को पॉज करके बाय मैनुअली कहीं लिख लें और फिर उसको टाइप करके बना सकते हैं। इसमें हम अपना नाम, पोस्ट, एम्प्लॉय आईडी, बहुत सारे कैंडिडेट जिनके एम्प्लॉय आईडी नहीं मिला है वो एम्प्लॉय आईडी ऑप्शन छोड़ सकते हैं। अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग, साथ ही साथ किस ऑफिस में अटैच हो, किस एग्ज़ाम का प्रिप के लिए अप्लाई किए थे और उसके टायर 1, टायर 2, टायर 3 स्किल टेस्ट, ये सारे एग्ज़ाम कब क्लियर हुए, आपका फाइनल रिजल्ट कब आया, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। साथ ही साथ आपने ये चीज़, अगर आपने एक्सटेंशन लिया है तो उस बेसिस पे आप मेंशन कर सकते हो ये चीज़ अपने टेक्निकल रेजिग्नेशन लेटर पे कि आपने 1 मंथ का एक्सटेंशन लिया है और आपको आगे चलकर और एक्सटेंशन कोई देगा नहीं। इस बेसिस पे मेंशन करने से ये बेनिफिट है कि आपका रेजिग्नेशन लेटर में काम जल्दी होगा और साथ ही साथ आप अपना डेट भी मेंशन कर सकते हो कि किस डेट तक आप डिपार्टमेंट में रहना चाहते हैं। ये हुआ एक कंप्लीट फॉर्मेलिटी जो आपको लेटर में लिखना होगा। फिर हो गया डेट, टाइम, प्लेस, सॉरी टाइम नहीं है, डेट, प्लेस, अपना नाम, अपना पोस्ट, एम्प्लॉय आईडी है तो लिखिएगा, अटैचमेंट किस ऑफिस में किस स्टेशन से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ इंक्लोज करेंगे हम हमारे पास जो कॉल लेटर आया हुआ है न्यू डिपार्टमेंट से, उसका प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर जो भी आपके पास है उसका नंबर और उसकी छायापत्री एक लगा देंगे। चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट अंडर CCS रूल, TS रूल के माध्यम से बना हुआ है। ये बहुत डिपार्टमेंट मांगते हैं, बहुत डिपार्टमेंट में शायद नहीं भी हो, तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। साथ ही साथ 2 इंटीमेशन लेटर जो आपने पहले ज्वाइनिंग के वक्त दिया था, साथ ही साथ अगर मैंने अपने टाइम में ये किया था कि मैंने फर्स्ट इंटीमेशन में NOC ग्रांट नहीं की थी, जिस वजह से मुझे 2 इंटीमेशन लेटर देना हुआ था, इसलिए मैंने दोनों इंटीमेशन लेटर को मेंशन किया है। जब आप अगर पहले ही ज्वाइनिंग के टाइम इंटीमेशन लेटर देते हो और NOC ले लेते हो कि मैं फर्दर एग्ज़ाम टायर 1, टायर 2, टायर 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहता, मतलब एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, मुझे NOC ग्रांट करें, तो एक ही इंटीमेशन लेटर में हो जाएगा। साथ ही साथ चौथा आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो हो गया NOC। पांचवा हो गया नो डिमांड सर्टिफिकेट, जो कि सिम का लाइब्रेरी डिपार्टमेंट ये सब देता है, अगर आपके डिपार्टमेंट में ये चीज़ें हैं तो। अब आप बोलेंगे कि सर अनकंडीशनल रेजिग्नेशन का क्या फॉर्मेट है, तो मैं बताना चाहता हूँ अनकंडीशनल रेजिग्नेशन का भी सेम फॉर्मेट है। मैटर ये करता है कि आपने इंटीमेट किया था कि नहीं, अगर नहीं किया तो वो चीज़ें छोड़कर बाकी फॉर्मेट सेम ही रहेगा। आप अपना प्रोविजनल कॉल लेटर लगा सकते हैं, आप अपना चेकलिस्ट वगैरह अगर है और क्लियरेंस वगैरह लगा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं रेजिग्नेशन पीरियड के बारे में। तो रेजिग्नेशन पीरियड मोस्टली 1 मंथ का होता है।
ये जो है कंपिटेंट अथॉरिटी को हम लोग कर लेता है 1 मंथ का पीरियड। ये इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमारा जो भी रेजिग्नेशन में डिटेल दी हुई है उसको चेक करेंगे। साथ ही साथ हमारा विजिलेंस भी उन्होंने ही उनको ही क्लियर करना है, पेंडिंग चेक करना है कि कुछ ड्यू है कि नहीं। साथ ही साथ हमारा जो लेटर है वो हर हेड ऑफिस को थ्रू प्रॉपर चैनल स्टेप बाय स्टेप जाएगा। हर हेड ऑफिस, अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट ये करते हैं कि पहले से ही आपसे 5-6 कॉपी बनवा के भिजवाते हैं, या बहुत डिपार्टमेंट ऐसा भी करते हैं कि एक ही कॉपी को जेरॉक्स कर करके हेड ऑफिस सारे रखते हैं। तो अगर आपका हेड ऑफिस हर हेड ऑफिस में आपका लेटर जाएगा, वहाँ ये तो या तो आपका एक कॉपी एक्स्ट्रा रह जाएगा या तो आपका जेरॉक्स वहाँ पे रख जाएगा। फाइनली आपका कंपिटेंट अथॉरिटी के पास जाएगा, जिसके पास अथॉरिटी है कि आपको रेजिग्नेशन देगा। इस केस में 1 मंथ का पीरियड लग जाता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो कैंडिडेट एडिशनल जॉइंट कमिश्नर के अंडर काम करते हैं या आईटीओ के अंदर काम करते हैं, उनका आईटीओ, अगर आईटीओ का एग्जाम्पल लें, टैक्स असिस्टेंट हो गया या इंस्पेक्टर हो गया, तो आईटीओ ऑफिस से लेके फिर एडिशनल में जाएगा। एडिशनल जॉइंट आज 8 के डेट में सेम हो गया है, पहले अलग था। तो एडिशनल जॉइंट चल जाता है पीसीआईटी में, फिर उस माध्यम से सीसीआईटी में जाता है, और फिर पीसीसीआईटी हमारा फाइनल डिपार्टमेंट जिसको जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी है, हमारा कंपिटेंट अथॉरिटी भी है, वो हमें रेजिग्नेशन लेटर के माध्यम से हमें ऑर्डर प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया, इस तरह से प्रॉपर चैनल प्रोसेस चलता है। जैसे कि आप मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम करते हो, तो आप अपना लेटर पहले एचआर ऑफिस में दोगे, एचआर ऑफिस एसआरएम ऑफिस में देगा, एसआरएम ऑफिस एएसआरएम ऑफिस में देगा, और एएसआरएम ऑफिस देगा एसएसआरएम। बहुत सारे जगह, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आपका एसआरएम ऑफिस तक ही है, और वही हमारा अपॉइंटिंग और कंपिटेंट अथॉरिटी होता है। तो ये लेटर एसआरएम ऑफिस तक ही जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और बहुत डिपार्टमेंट में एसएसआरएम ऑफिस तक है, तो वहाँ एसएसआरएम ऑफिस तक जाएगा। बहुत सारे सर्कल ऑफिस में काम करते हैं, तो वो तो अपने लो लेवल के ऑफिस में भेजेंगे नहीं, तो वो अपना लेटर को चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को वॉइस फॉरवर्ड करते हैं। इस तरह से ये एचआरओ ऑफिस वाला जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये रेलवे मेल सर्विस में होता है, पोस्टल में होता है एसपीओ, एसएसपीओ, इस बेसिस पे। और भी आप ऑडिटर का भी एग्ज़ाम ले सकते हो, एक्साइज कस्टम इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम ले सकते हो। ये मैं बस आपको प्रॉपर चैनल क्या होता है, किस बेसिस पे लेटर आगे बढ़ती है, वो आपको मैं बताना के लिए एग्जाम्पल लिया था। आगे चलते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन। जब आप डीवी करवाते हो अपना न्यू डिपार्टमेंट का, वहाँ पे जब आप एनओसी प्रोवाइड करते हो, तो उस डिपार्टमेंट को इससे ये जानकारी मिल जाती है कि ये बंदे ने रेजिग्नेशन के लिए रिक्वेस्ट किया है और आगे चल के इसकी रेजिग्नेशन आने वाली है, तो उस बिहाफ में आप एक्सटेंशन का डिमांड कर सकते हो। और जैसे ही आपका एक्सटेंशन ओवर पीरियड आप देख लीजिएगा कि आपका रेजिग्नेशन जिस दिन आने वाला है और एक्सटेंशन भी उसी दिन तक रखिए, या थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट होती है कि आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन से आगे वाला डिपार्टमेंट भी काम करेगा। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, फॉर्मेट मैंने दिखा दिया रेजिग्नेशन का। अब अप्रूवल लेटर कैसे आता है डिपार्टमेंट, जैसे आप देख रहे हैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेटर आया हुआ है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि पोस्ट, इसमें ये कैंडिडेट्स ने टेक्निकल रजिस्टर टेंडर किया था, और टेक्निकल रजिस्टर टेंडर करने का माध्यम से इसे सीसीएस रूल के माध्यम से जीटी मिली हुई है, जिसको हम लोग ज्वाइनिंग टाइम बोलते हैं, ज्वाइनिंग टाइम रूल बोलते हैं। 1979 सेक्शन के अंदर आता है। सीसीएस रूल 1972 के माध्यम से रूल 26(2) में सारी डिटेल दी हुई है। मेरा लेटर को एक्सेप्ट किया गया, और ये लेटर को काफ़ी सेंटर में फॉरवर्ड करते हैं। साथ ही साथ इसे मेरे न्यू ऑफिस, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, मेरा न्यू ऑफिस सीनियर सुपरिटेंडेंट आरएमएस लुधियाना डिवीज़न, उसे भी एक कॉपी भेजी गई थी। ये मेरे
हेड ऑफिस से ऑर्डर निकली हुई है। इसके बाद मेरा जो अपना ऑफिस है वो भी मुझे रिलीज़ ऑर्डर निकाल के देगा। ये आपकी होगी रिलीजिंग ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने सारा प्रोसेस देख लिया। अब मैं बात करूँगा किस तरह से टेक्निकल रेजिग्नेशन आपके लिए बेनिफिट होता है। तो जैसे कि आप जान को अब बताया जा रहा है कि अगर आप सेम ग्रेड पे में हैं, मान लीजिए आप 4200 में हैं और आप जिस नए डिपार्टमेंट में जा रहे हैं वो भी 4200 ग्रेड पे हैं। आपके प्रीवियस डिपार्टमेंट में आपने 1 साल या 2 काट लिया है, तो उस बेसिस पे आपका 2 डीए और 1 बेसिक बढ़ी होगी। तो जब आप नया डिपार्टमेंट में जाएंगे तो 4200 का फर्स्ट सैलरी मिलेगी। इससे पहले ही आप बाय लेटर पे प्रोडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली कैंडिडेट बोलते हैं कि ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक नहीं करता है। आपको हर चीज़ डिपार्टमेंट को बोलनी पड़ेगी, मुझे दो मुझे दो मुझे दो करके, तब होता है। तो सेम ग्रेड पे में अगर आपकी प्रीवियस सैलरी ज़्यादा है तो फिक्स पे प्रोडक्शन लगा सकते हैं। इससे आपकी पुरानी सैलरी में ही इंक्रीमेंट आगे भी होते रहेगी। साथ ही साथ आपका सर्विस भी फॉरवर्ड होता है जिसमें आपके लिए बैलेंस रहती है। HPL EL जितनी भी बची होगी वो आगे फॉरवर्ड होते रहेगी। साथ ही साथ आप अपने EL का इनकैशमेंट करवा सकते हैं। इनकैशमेंट से अर्थात है EL के पैसे ले सकते हैं जो भी EL आपके अकाउंट में बची होगी। परंतु अगर आपको पूरा EL मिलेगा नहीं, अगर आपकी मान लीजिए सर्विस पीरियड के माध्यम में 20 EL बची है तो आप उस 10 EL का ही पैसा ले सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि HPL जब आप इनकैशमेंट कराते हैं अपना EL तो आपका HPL ऑलरेडी ऑटोमेटिक लैप्स हो जाती है। आगे चल कर चौथा पॉइंट देखते हैं कि NPS और CGS ये भी फॉरवर्ड होती है। ज्वाइनिंग टाइम के लिए आपको टाइम मिलता है जो कि 10 दिन का होता है। कहने का मतलब है कि आपका रेजिग्नेशन जिस दिन हुआ है उस दिन से आपको 10 दिन मिलेगी। आप दूसरे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उसके बीच में ही कभी ज्वाइन कर लेते हैं, मान लीजिए 10 दिन के अंदर आपने सेकंड ही डे में ज्वाइन कर लिया तो बाकी 8 दिन आपकी EL में क्रेडिट हो जाएगी। एक तरफ का EL को बढ़ाने में मदद करता है। पांचवा पॉइंट, सॉरी छठा पॉइंट आपका है कि अगर आपकी प्रीवियस डिपार्टमेंट से बोनस आपको मिलना है बाकी है या DA आपके पेंडिंग चल रही है वो आपका मिल सकता है। मैंने बोनस पे आगे चल के वीडियो बनाऊंगा किस तरह से आप अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट का बोनस ले सकते हैं। लेकिन ये बोनस पीरियड का जो भी ऑर्डर आएगा उसमें देखना होगा कि वो सारे कैंडिडेट्स को इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सारे एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर आपका मेडिकल टेक्निकल रेजिग्नेशन लेते हैं तो आपका मेडिकल कैरेक्टर ये सारी चीज़ें नहीं होती है क्योंकि आपने तो ऑलरेडी विंगलेस क्लियर करवा के ही टेक्निकल लिया है। साथ ही साथ आपने मेडिकल उस ड्यूरेशन में करवाया था जिस वजह से आपका मेडिकल दोबारा नहीं होगा। पर अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पे डाउट रहता है कि सर मैंने टेक्निकल के लिए अप्लाई किया है, मुझे टेक्निकल मिलेगी तो मुझे फिर भी DV के माध्यम में और मेरा करंट ऑफिस जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफिस जो है मुझे मेडिकल करने के लिए कह रहा है। आपका तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऑन टाइम आपका रेजिग्नेशन ऑर्डर है, यहाँ पे गलती से लेटर हो गया है, रेजिग्नेशन ऑर्डर है तो वो आप ऑन टाइम सबमिट करेंगे DV के दौरान तो उसी दौरान से आपसे मेडिकल मांगा नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो 1 मंथ पीरियड का ड्यूरेशन चल रहा है और अभी आपने बस NOC ग्रांट किया है तो हो सकता है आपका डिपार्टमेंट आपको कहे कि मेडिकल और कैरेक्टर करवा लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लीन है 2 इयर्स का, ये बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट में रखता है। तो लीन पीरियड्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको और इसके लिए अलग वीडियो भी बनाऊंगा। बस बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में ये बता देता हूँ आपको कि जो भी टेक्निकल रेजिग्नेशन लेता है ये बस उन एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है जो परमानेंट एम्प्लॉय है। परमानेंट एम्प्लॉय से मेरा मतलब है जिन्होंने अपना प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 इयर्स कंप्लीट कर लिया है तो ये लीन उनको ही मिलता है। लीन पीरियड फॉर 2 इयर्स का मतलब है कि अगर आप जो न्यू डिपार्टमेंट में जाते हैं और आपको वहाँ का कंडीशन किसी कारण से वो डिपार्टमेंट कुछ अच्छा नहीं लगता है तो अगर आपने टेक्निकल रेजिग्नेशन लिया है तो आप अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट वापस आ सकते हैं। प्रीवियस डिपार्टमेंट में आने का पीरियड 2 साल का है।
2 साल के भीतर आप आ सकते हैं। परंतु किसी कारणवश अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अभी थोड़ा दिन और इंतज़ार करके देख लेना चाहिए, शायद माहौल, जगह या कंडीशन ठीक हो सकती है, तो बाय लेटर अपने पैरेंटल डिपार्टमेंट से मतलब आपके प्रीवियस डिपार्टमेंट का बात हो रही है, उसको बाय लेटर लिख के ये मांग सकते हैं कि मुझे 1 और साल का परमिट दीजिए, और वो उस बेसिस पे आपको 1 साल का परमिट देता है। परंतु ये 3 साल कंप्लीट होने के बाद और कोई फर्दर रिटेन ग्रांट नहीं की जाती। तो यहाँ तक हो गया आपका टेक्निकल रिक्शर, सारे डिटेल्स क्लियर। होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे मैं अनकंडीशनल और रिमूवल जिसमें डिसेबल सारे बताऊंगा। तो मैंने आपको फॉर्मेट भी दिखा दिया, ऑर्डर भी दिखा दिया। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जैसे ही पसंद आ रही है, आप सब्सक्राइबर बने मेरे, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कमेंट करें, शेयर करें कि अदर कैंडिडेट्स को भी इससे बेनिफिट हो। मैं वीडियो को अट्रैक्टिव नहीं बनाता, मेरे कंटेंट अच्छा रहता है, पर मैं उस बेसिस पे आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और देखें, साथ ही साथ सब्सक्राइबर बने। आगे चल के मैं बताना चाहता हूँ अनकंडीशनल रेजिग्नेशन के बारे में। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वे में बताया था कि टर्मिनेशन जो कि 1 पीरियड के अंदर आपको मिल जाता है, तो इसके डीमेरिट्स है, कुछ मेरिट्स भी है। लेकिन डीमेरिट्स ये है कि आपका जो प्रीवियस सर्विस है और उसके जितने भी बेनिफिट्स है वो फॉरवर्ड नहीं होते। आपका बेनिफिट से मेरा मतलब हो गया आपकी ईएल्स या फिर एचपीएल, वो फॉरवर्ड नहीं होगा। साथ ही कोई ड्यूज़ बचा हुआ है, जो आपको डिपार्टमेंट से ड्यूज़ बचा हुआ, जो डिपार्टमेंट आपको देगा, जैसे कि आपका बोनस हो गया, आपका डीए में कुछ इंक्रीमेंट हुआ और पेंडिंग पड़ गया, वो चीज़ होगी, तो वो सारी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। साथ ही साथ कुछ डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो अगर आपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट नहीं किया है या एक भी लेटर आपकी तरफ से नहीं गई है डिपार्टमेंट को, तो उस बेसिस पे आपका 1 मंथ सैलरी फाइन के रूप में रख लिया जाता है। अगर आप 1 मंथ सैलरी देते नहीं हैं तो आपका 1 मंथ सैलरी काट लिया जाता है। लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट जो अच्छे होते हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते नहीं हैं, और इस पे कुछ कुछ ऑर्डर भी निकले हुए हैं कि ये चीज़ अब से लेना बंद है। मोस्टली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ये चीज़ को रद्द किया हुआ है। बाकी सर्विस बुक आपको नया बनाना पड़ेगा, और सर्विस बुक आपका नए से शुरुआत होगा। पे प्रोटेक्शन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस केस में पे प्रोटेक्शन जो मैंने प्रीवियस में बताया है, इससे आगे जाकर बताया था, पे प्रोटेक्शन डिटेल की थी, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी एनपीएस और आपके पैन कार्ड, ये चीज़ें फॉरवर्ड होती है। आपकी इसलिए होती है क्योंकि एनपीएस एक ही बार बनता है, उसे हम बार बार नहीं कर सकते। आगे चल के बताता हूँ कि किस तरह से इस चीज़ से 1 मंथ फाइन से आप बच सकते हैं। तो अगर आपने टाइमली 1 वीक के अंदर ज्वाइनिंग होते ही इंटीमेशन नहीं दी है, तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही आपको इसकी जानकारी हो, आप इंटीमेशन एक डाल दो। सच केस में ये प्रॉफिट है कि देर ही से सही, पर इंटीमेशन देने की वजह से डिपार्टमेंट कहेगा कि इसने मुझे जानकारी दी थी, तो इस बेसिस पे वो अनकंडीशनल रिजाइन देगा, लेकिन फाइन लगाएगा नहीं आप पे। आगे चल के मैं रिमूवल और डिसमिसल के बारे में बताऊंगा। तो रिमूवल डिसमिसल एक तरह का पेनल्टीज है जो गवर्नमेंट सर्वेंट पे इम्पोज होती है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको गवर्नमेंट सर्वेंट पे लगाता है, इसलिए लगाता है क्योंकि हो सकता है उसने सीसीएस रूल्स में कोई चीज़ को माना नहीं, या उसके विरुद्ध कुछ कर रहा है वो, इस बेसिस पे आगे चलकर तो इस बेसिस पे उन पे ये चीज़ लगी जाती है। रिमूवल और डिसमेबल में दो थोड़े अंतर हैं। रिमूवल में आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं, आप आगे हो सकता है आप करंट जॉब से निकाले जाते हैं, पर आप फ्यूचर जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आगे फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। पर डिसेबल में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं हर तरह के एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं है कि किसी को डिपार्टमेंट से निकाल दे और उसे किसी तरह का कंपनसेशन ना दे, तो उस बेसिस पे कंपनसेनेट अलाउंस
रखा गया है इन कैंडिडेट्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए जो रिमूवल होते हैं या डिसरेबल होते हैं। 2/3 पेंशन मिलता है उन्हें, ग्रेटिट्यूड की, या तो दोनों मिलता है। पहले 3,500 था कंपनसेशन अलाउंस, जो कि अब बढ़ा के 2016 से 9,000 कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको डीएनएस रिलीफ भी मिलती है। तो ये चीज़ें हो गई आपका टोटल रेजिग्नेशन से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, और साथ ही साथ मेरे एफ़र्ट को और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, मेरे लाइक्स को बढ़ाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को फॉलो करें। आगे चल के नेक्स्ट वीडियो जो है वो डबल टी पे आने वाली है, जो कि फिज़िकल हैंडीकैप्स के लिए है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, खासकर न्यू एम्प्लॉयज़ जो अभी डिपार्टमेंट में न्यू ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए है। ये एक वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि फ़ाइन से बचने में आपको मदद करेगी। साथ ही साथ आप सब जो पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ना चाहते हैं, बड़े डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, अच्छे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।